ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक्सप्लेन विथ प्रॉपर एग्जांपल्स द डिफरेंस बिटवीन अ फूड चेन एंड फूड वेब। दो यहाँ पर क्या कह सकते हो कीवर्ड है यहाँ पर आपके पास, एक है फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। तो आपको इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस बताना है कि फूड चेन फूड वेब में क्या अंतर है। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं फूड चेन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अ फूड चेन is a linear sequence that show how energy and nutrient flow from one organism to another organism in the ecosystem। आप जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम में कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए एक हमने स्टेज ए बनाया, उसके बाद फिर उससे एनर्जी का फ्लो दूसरी स्टेज में कैसे हुआ, फिर उससे एनर्जी का फ्लो तीसरी स्टेज में कैसे हुआ, तो इसीलिए इसको चेन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ग्रास है, फिर उसके बाद यहाँ पर रैबिट है, फिर इसके बाद यहाँ पर फॉक्स है। तो आप देख रहे हो कि एक चेन है जो कि एक एग्जिस्ट कर रही है, एक स्टेज दूसरी स्टेज दूसरे तीसरी स्टेज में जा रही है। तो ये इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है। इट स्टार्ट विथ अ प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्रास एक प्रोड्यूसर है, मूव थ्रू डिफरेंट लेवल, उसके बाद फिर कंज्यूमर आते हैं, फिर उसके बाद फिर जो टॉप प्रेडेटर है वो आता है, तो कंज्यूमर्स होते हुए टॉप प्रेडेटर पे ख़त्म होता है। तो ये एक लीनियर है, बेसिकली एक लीनियर है। इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं कि लीनियरिटी दिख रही है कि ग्रास से लेकर के रैबिट से लेकर के फॉक्स तक कैसे हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम देखते हैं कि फूड चेन के एग्जाम्पल क्या है। तो इसे ग्रास लैंड होता है, घास के मैदान जहाँ होते हैं, तो ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर होती है। तो ग्रास यूज सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से ग्रास बनती है। उसके बाद ग्रास हॉपर मतलब टिड्डे जो होते हैं वो एक प्राइमरली कंज्यूमर होते हैं, घास खाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे फ्रॉग आते हैं, फ्रॉग जो ग्रास हॉपर्स को खाते हैं। फिर सांप आते हैं जो फ्रॉग्स को खाते हैं। फिर ईगल आता है जो कि सांप को खाता है। तो आपके पास कैसे शुरू हो रहा है, ग्रास, फिर ग्रास होपर, फिर ग्रास होपर से फ्रॉग, फिर फ्रॉग से स्नेक और स्नेक से ईगल। तो ये एक पूरी चेन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको फूड चेन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया उसके बारे में जैसे आपने बताना अगर है तो आप लिखोगे कि इन दिस एग्जाम्पल एनर्जी फ्रॉम सन इज कैप्चर्ड बाय ग्रास जो कि प्रोड्यूसर है, विच इज देन ईटन बाय ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द फ्रॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर फ्रॉग मेढक को कौन खा, तो जो ये जो ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर जब मेढक जब ग्रास होपर खा जाता है, टिड्डे को खा जाता है, तो वो एनर्जी उससे अपने में कंज्यूम कर लेता है। और फिर फ्रॉग को जब सांप खाता है, उसके बाद ईगल खाता है, तो फिर वो एनर्जी जो है आगे बढ़ जाती है। फूड वेब की बात, जैसे कि वेब होता है, वेब मतलब जाल है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देखो ऐसा नहीं होता है हर समय ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही होता है कि एक चेन ही एग्जिस्ट करती है। कई बार चेन भी आपस में इंटरफेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे कि आपके पास घास है, चलो आगे देखेंगे, यहाँ पर हम आगे इसको समझेंगे ही। A food web is a complex network of interconnected food chain in ecosystem। इकोसिस्टम जैसे एक फूड चेन ये एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कि आपके पास प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्रेडेटर है। उसके बाद फिर एक फूड चेन ऐसे एग्जिस्ट कर रही है जिसमें कंज्यूमर कॉमन है, इस तरह से। फिर मान लो इस चेन का ये कंज्यूमर है जो कि किसी दूसरी चेन का एक प्रोड्यूसर भी हो जाता है, दूसरे चेन का एक कंज्यूमर भी हो सकता है। तो कई सारी फूड चेन जब आपस में इंटरफेयर करती है, इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। इट शो हाउ डिफरेंट फूड चेन आर लिंक्ड टुगेदर एंड हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू अ एंटायर इकोसिस्टम। तो जैसे वहाँ पर मतलब कई सारी चेन जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो हम ये पूरे इकोसिस्टम में जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है, सब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। अनलाइक अ सिंपल फूड चेन की तरह नहीं है। जैसे फूड वेब में प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। क्योंकि जब हमको ये मालूम होता है कि हम 360 से देखते हैं, मतलब हमने देखा घास है, घास को रैबिट भी खा रहा है, घास और ग्रास होपर भी खा रहा है। घास को कई बार क्या होता है सीधे और बड़े जानवर भी खाते हैं, मतलब चूहा, खरगोश है, टिड्डे हैं, उसके अलावा बड़े जानवर उसको खा रहे हैं। अब ये जो इनकी चेन अलग एग्जिस्ट करेगी, इनकी चेन अलग एग्जिस्ट करेगी, इनकी चेन अलग एग्जिस्ट करेगी। कई बार क्या होगा, कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जिसमें कॉमन हो जाएंगे, कुछ प्रेडेटर इसमें ऐसे होंगे जो कॉमन हो जाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स है, जो फूड चेन सिस्टम, न्यूट्रिएंट सिस्टम, एनर्जी फ्लो सिस्टम जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है फूड वेब का? फूड वेब के एग्जाम्पल से प्रोड्यूसर है, पेड़ है,
झाड़ियाँ हैं, घास हैं, ये सब प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से, हिरन हो गया जो कि झाड़ियों को, घास को खाता है। रैबिट है जो कि घास खाता है। कैटरपिलर्स है जो कि लीव्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन हो गया, मेढक हो गए जो कि कैटरपिलर्स को खा लेते हैं। बर्ड्स हो गए जो कि छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं, मतलब, और उसके बाद इस तरह से रैबिट को भी खा जाते हैं, गिद्ध वगैरह, कौवे वगैरह खा जाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स में कौन होते हैं, फॉक्सेस हैं जो कि रैबिट्स और बर्ड्स को भी कर सकते हैं। हॉक्स हैं जैसे कि जो गिद्ध हैं या बाज वगैरह होते हैं जो कि फ्रॉग और बर्ड्स को भी खा जाते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है जो कि ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट और एनिमल को। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फूड, अगर हम फॉरेस्ट फूड वेब की बात करें, जंगलों में जो फूड वेब एग्जिस्ट करता है, तो उसमें ट्रीज और ग्रासेस जो होते हैं वो हिरन के द्वारा खाए जाते हैं, रैबिट के द्वारा खाए जाते हैं, कैटरपिलर्स के द्वारा खाए जाते हैं। फिर मेढकों को खाया जाता है, मेढक जो होते हैं वो कैटरपिलर्स को खा लेते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो कीड़ों को खा जाते हैं। छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं लाइक रैबिट्स, इनको खा जाती हैं। फॉक्सेस जो होते हैं, हॉक्स जो हायर लेवल के प्रेडेटर हैं जो कि रैबिट, बर्ड और फ्रॉग को खा जाते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, जब ये प्रेडेटर्स या और भी कोई भी, चाहे वो फ्रॉग हो या कोई भी, जब वो मर जाते हैं तो वो उन डेड प्लांट को, एनिमल को रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कर देते हैं और सॉइल के अंदर, ताकि फिर से एक नई साइकिल शुरू हो जाए। तो फूड वेब इज़ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फूड चेन इज़ अ सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, और एक्सप्लेन करिए डिफरेंट टाइप के पिरामिड विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो घास जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मतलब घास बहुत ज़्यादा है। फिर घास के बाद फिर क्या होते हैं, आप देखो हिरन जो होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। हिरन को खाने वाले जो शेर होते हैं उनकी संख्या हिरन कितनी नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि एक तरह का पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बॉटम टू टॉप की तरफ हो रहा है। तो वही लिखा है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो शो करता है किस तरह से एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किस तरह से बायोमास, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पास क्या है, घास है, उससे कम मात्रा में आपके पास हिरन है। मतलब ये समझ लो कि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, इनकी संख्या उस हिसाब से कम होती जाती है। तो बायोमास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ये बताता है। और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पे, इसको हम ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर हमको एक आइडिया मिल जाता है। इट हेल्प्स इलिस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, एग्जाम्पल के तौर पे। इट हेल्प्स इलिस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, हाईलाइटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो हमें कई सारे आइडिया मिलते हैं। एक तो हमें ये मिलता है कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर कैसे कैसे हैं, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना, उनका नंबर कितना है, संख्या में कौन है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है। तो पिरामिड, अब जैसे अगर हम टाइप ऑफ पिरामिड की बात करें तो एक तो हम संख्या के आधार पर ही पिरामिड बना सकते हैं, है ना। संख्या के आधार पर पिरामिड बनाने को क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब हमने सबसे ज़्यादा संख्या वाले को एक तरफ रखा, सबसे कम संख्या वाले को दूसरे सिरे पर रखा, तो एक तरह से लार्ज से होते हुए स्मॉल की तरफ हमारा एक पिरामिड बन गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कितने नंबर हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ 100 है, एक नंबर है 100 है, यहाँ 70 है, यहाँ पे 30 है, इस तरह से होता है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। दूसरा है, इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। अच्छा, अब हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ऊपर रखें, फिर उससे कम नीचे रखें, फिर उससे कम नीचे रखें। तो हम इसको इन्वर्ट भी कर रहे हैं। अब वो इन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, वो हमारी स्टडी का पॉइंट है। हम किस चीज़ की एम्फेसिस करना चाहते हैं, किस चीज़ को हम बताना चाहते हैं। हम अपनी स्टडी में कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर अपना ध्यान रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको अपराइटेड, मतलब चाहे आप केस नंबर 1 की तरह दिखाएं, चाहे आप केस नंबर 2 की तरह दिखाएं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आता है कि अपराइट पिरामिड में ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका जो बेस होता है, ग्रास लैंड में सबसे ज़्यादा क्या होती है, घास होती है। तो सबसे घास की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रास है। फिर उसके बाद दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर, तो फ्यूअर हर्बीवोरस लाइक ग्रास होपर होते हैं, तो घास से कम होते हैं, हर्बीवोरस हो गए। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो हो गए वो ग्रास की तरफ से, प्रोड्यूसर से कम होंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, इवन फीवर फ्रॉक्स देन ईट द ग्रास होपर। तो अब क्या होते हैं, वो जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहे हैं, कहने का मतलब है जो ग्रास होपर्स खा रहे हैं, फ्रॉग, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन वो
ग्रास होपर से कम होंगे। फिर टर्सरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ स्नेक दैट ईट द फ्रॉग। उसके बाद जो सांप हैं जो कि मेड को खा रहे हैं वो टर्सरी कंज्यूमर है, उनकी संख्या ग्रास होपर से भी कम होगी। तो इस तरह से हम एक पिरामिडल स्ट्रक्चर नंबर के आधार पर देख रहे हैं। सबसे नंबर ज़्यादा को बेस में रखा है और सबसे नंबर कम को स्नैक को सबसे ऊपर रखा है। इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, बेस में से पेड़ है, तो वहाँ पर क्या होता है, पेड़ होते हैं संख्या में, तो जो ट्री होती है वो मान लो संख्या में कम है, होते भी हैं कम उस तरह से। फिर प्राइमरी कंज्यूमर में क्या हो गया, जैसे इंसेक्ट्स हैं जो कि पेड़ की पत्तियों खाते हैं, तो इंसेक्ट्स जो हो गए वो ट्री से ज़्यादा हो गए। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हो गया, बर्ड्स जो हो गई हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कीड़ों खाती हैं, तो बर्ड्स भी आप मान सकते हो स्पीसीज, सारी स्पीसीज को मिला लो जंगलों में रहने वाली, तो वो भी इंसेक्ट से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम एक इन्वर्टेड नंबर के बेसिस पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड देखते हैं। ये तो हो गया नंबर के आधार पर, नंबर किसका ज़्यादा किसका कम है। बायोमास के आधार पर अगर हम कहें तो पिरामिड ऑफ बायोमास, तो पिरामिड ऑफ बायोमास में आप देखोगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास इट रिप्रेजेंट द टोटल बायोमास, मतलब मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमास का मतलब होता है, मास भी एक तरह से कह लो संख्या से जुड़ा होता है बायोमास, फिर उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी होती है, उनकी एनर्जी वैल्यू भी होती है। जैसे भारी है, बड़े जीव हैं तो उनका वो संख्या में कुछ कम भी है लेकिन उनका मास ज़्यादा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जो पिरामिड में अलग अलग लेवल होते हैं उनको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। टिपिकली अपराइट शोविंग अ डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम कहते हैं कि बायोमास कम हो रहा है, मतलब कम संख्या में हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखो, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बेस पे जो होता है हायर बायोमास ऑफ ट्री एंड प्लांट्स, क्योंकि भाई भारी भारी पेड़ होते हैं तो ट्री जो होते हैं वो हायर बायोमास के हैं। उसके बाद जो हार्बीवोरस होते हैं, हिरन है, इंसेक्ट्स हैं, वो उनकी तुलना में उनका बायोमास जो होता है, बायो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो उस तरह की नहीं होती, कम होती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में होते हैं उनका जैसे फॉक्सेस है, उनका बायोमास हिरन से भी कम है। उसके बाद टर्सरी लेवल पर हैं जैसे कि ईगल्स वगैरह होते हैं, इनका बायोमास और भी कम है। तो इस तरह से एक बायोमास के बेसिस पर हम पिरामिडल अप राइट पिरामिड यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड में होता है जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ बेस पे क्या होता है, लोअर बायोमास के फाइलोप्लैंक्टन होते हैं, जो काई वगैरह होती है, प्लैंक्टन्स होते हैं, तो प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो उनका बायोमास कम होता है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बायोमास किसका होता है, जो प्लैंक्टन का होता है। फिर सेकेंडरी लेवल पर होता है जो स्मॉल फिश होती हैं, और टर्सरी लेवल पर सबसे ज़्यादा बायोमास होता है लार्ज फिश का। तो इनका इन्वर्टेड पिरामिड है। तो यहाँ पर क्या है, लोअर बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का, फिर जू प्लैंक्टन का, फिर स्मॉल फिशेस का, और फिर सबसे ज़्यादा बायोमास कितना है लार्ज फिशेस का। तो इस तरह से बायोमास के भी इन्वर्टेड बेसिस पर आप बना सकते हैं। एनर्जी के बेसिस से बात करें कि एनर्जी कितनी है, तो जैसे कि रिप्रेजेंट अब पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की बात करें तो इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल मेजर्ड इन यूनिट्स सच एज किलो कैलोरी, मतलब हर लेवल पर कितने किलो कैलोरी एनर्जी है ये होता है। सो ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एज मूव अप ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, इसका इन्वर्टेड अपराइट ही पिरामिड होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम भारी जीवों की तरफ जाते हैं तो भारी जीवों में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो भी बड़ा होता है, उनमें हीट, भाई उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, भारी शरीर है, भारी उनका वजन है, तो उनमें हीट का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो भी टॉप पे होता है वो स्पीसीज़ होती है जिसमें हीट लॉस भी ज़्यादा हो रहा है और जिसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा हीट को कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन कैप्चर बाय ग्रास, तो ग्रास जो होती है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो बहुत ज़्यादा सन से एनर्जी उसके पास है। उसके बाद उससे कम एनर्जी होती है रैबिट्स में। अब रैबिट्स जो होते हैं वो घास खाते हैं, पचाने के लिए भी उनके अंदर तमाम तरह की केमिकल रिएक्शंस और ये सब होता रहता है, तो हीट वहाँ पर भी घास से तो कम होती है। उसके बाद सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं जैसे कि स्नैक्स होते हैं, तो स्नैक्स चूँकि वो उनको पचाना होता है इन रैबिट्स को, वो घास नहीं पचा रहे, वो रैबिट्स को पचा रहे हैं, तो उसके लिए फिर उनकी मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और सबसे ऊपर जो है आपके से बाज हैं, चील हैं, जो कि सांप को खा रहे हैं, तो ये संख्या में कम भी हैं, उड़ते भी हैं, इनमें और एनर्जी कंजम्पशन इनका होता है, तो इनकी एनर्जी वैल्यू जो होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा लॉस होता है तो इनकी एनर्जी वैल्यू कम होती है। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू घास के पास है, उससे कम एनर्जी वैल्यू रैबिट्स के पास है, उससे कम स्नैक के पास, उससे कम
चील के पास, हॉक के पास है। अब एक कम को ये समझो कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। रैबिट्स आर कॉम्प्लेक्स, स्नैक्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि वो सिर्फ घास की तरह उग नहीं रहे हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं हैं, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन सब डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस के दौरान उनकी एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है, तो उनकी एनर्जी इन सब में खर्च हो रही है, तो उनके अंदर जो कंज्यूम स्टोर एनर्जी वो कम हो जाती है। इसीलिए हम इसको अपराइट पिरामिड में ऐसा कहते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन, यहाँ पर आप देख रहे हो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट विथ सम एग्जाम्पल। फ्लो ऑफ एनर्जी, मीनिंग ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, और कुछ एग्जाम्पल से बताओ। तो देखो यहाँ पे लिखा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम रिफर टू द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करते हैं इकोसिस्टम में, तो इसका मतलब होता है कैसे अलग अलग लेवल से एनर्जी फ्लो होती है। जैसे आपके पास है कि फीडिंग लेवल है, सबसे नीचे है ऑफ द इकोसिस्टम। दिस एनर्जी ओरिजिनेट फ्रॉम द सन एंड इज ट्रांसफर्ड थ्रू प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, कंज्यूमर यानी एनिमल्स, एंड डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड ड्राइविंग ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द इकोसिस्टम। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसे आपने इकोसिस्टम में सबसे पहले आपने प्रोड्यूसर देखा, प्लांट हैं, उसके बाद फिर उसको कंज्यूम करने वाले एनिमल्स हैं, कंज्यूमर हैं, फिर उस एनिमल को कंज्यूम करने वाली बैक्टीरियाज हैं, डिकम्पोजर हैं। तो कैसे कैसे एनर्जी वैल्यू इनमें से चेंज होती जा रही है, ये आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर की पॉइंट की बात करें तो एनर्जी सोर्सेज की बात करें, सबसे पहले तो एनर्जी सोर्स जहाँ एनर्जी का सबसे पहला वो है, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ लिखा है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम इज सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के पास बहुत सारी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा कैप्चर बाय द प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, ये तो केमिकल रिएक्शन होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। फिर अगला जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ईच अदर फॉर एनर्जी। क्या हुआ, एनर्जी जो है फ्लो करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते जाते हैं उस एनर्जी को। और तो फिर क्या होता है, जो सीक्वेंस टिपिकली इंक्लूड, इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर है, हार्बीवोरस है, सेकेंडरी कंज्यूमर है आपके कार्निवोरस, ओमनीवोरस हैं, और फिर टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं, जो टॉप प्रेडेटर होते हैं। तो ट्रॉपिकल लेवल में अलग अलग एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं एक दूसरे को, घास खा लिया रैबिट ने, तो क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर अलोंग द फूड चेन। आप घास खा लिया है तो घास के अंदर जो वो जो ग्लूकोज और वो सारी चीज़ें होती हैं, अब वो पचने वाली हैं, वो डाइजेशन में चली गई खरगोश के, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च होगी। हाउएवर ईच ट्रांसफर इज नॉट 100%। तो ऐसा नहीं घास की सारी एनर्जी खाते ही वो सारी एनर्जी सीधे मेढक को, खरगोश को ट्रांसफर हो गई। खरगोश ने खाया तो खाने के दौरान उसने जो मसल्स का इस्तेमाल किया, एनर्जी मसल्स के उसमें चली गई है, डाइजेशन किया उसमें चली गई। और ऐसा भी नहीं 100% केमिकल रिएक्शन वहाँ पाचन तंत्र में होती है, एफिशिएंट होता है। सो एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड मूवमेंट, लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो असल में अगर मान लो 100 यूनिट घास के अंदर एनर्जी थी, तो मेढक या जब रैबिट ने उसको खाया तो वो 100 करके मान लीजिए उसकी 40% ही उसको मिली काम करने के लिए, बाकी 60% अलग अलग तरह की चीज़ों में खर्च हो गई। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर। दे रिलीज न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल एंड वाटर विच कैन बी रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर टू कंटिन्यू द एनर्जी फ्यू साइकिल। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, ये डिकम्पोजर वापस से मिट्टी के अंदर डाल देते हैं डिकम्पोज कर करके, और ये उसको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, मिट्टी को और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट फ्रूटफुल बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी फ्लो, इसकी स्टडी को समझना क्यों जरूरी है, तो इससे हम समझते हैं कि मेंटेन द इकोसिस्टम फंक्शनिंग, कि कैसे इकोसिस्टम पूरा फंक्शन करता है। एनर्जी फ्लो सस्टेन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको ये बनाए रखता है एनर्जी फ्लो। एंड इट इंक्लूड द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इससे हम देखते हैं कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हो रहा है। सपोर्टिंग द फूड वेब, अब इसी एनर्जी फ्लो से हम ये देखते हैं कैसे फूड वेब में सपोर्ट हो रहा था। एनर्जी फ्लो सपोर्ट द इंटरैक्ट कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन फूड वेब, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड रिसिलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है उसमें
ऐसा नहीं घास को मेढक भी खा रहा है, घास को चूहे भी खा रहे हैं, घास को खरगोश भी खा रहा है, घास को टिड्डे भी खा रहे हैं, टिड्डे को मेढक भी खा रहे हैं, मेढक को चील भी खा रहा है, कई बार चील को भी फॉक्स खा जाती है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें एनर्जी का फ्लो आप देख रहे होते हो। बैलेंसिंग द पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर ये फूड चेन ना हो तो मान लो कीड़े ही कीड़े पूरी दुनिया में हो जाए इतने, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एक बैलेंस बना होता है। अब बहुत सारे कीड़ों खा करके तब ऐसा नहीं होता एक चिड़िया केवल एक कीड़ा खा के उसका पेट भर जाएगा। एक चिड़िया जो होगी वो कई सारे कीड़े खाएगी, जब वो कई सारे कीड़े खाएगी तब एक चिड़िया का पेट भरेगा। तो इससे क्या होता है, चिड़िया भी जिंदा रहती है और कीड़ों की पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल रहता है। तो बैलेंस, जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स का बैलेंस है वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो एनर्जी अवेलेबिलिटी अफेक्ट पॉपुलेशन साइज एंड डायनेमिक्स विद इन इकोसिस्टम। चूंकि चिड़िया को उड़ना है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा कीड़े खाएगी। तो ये एनर्जी का बैलेंस ये जो बताता है क्यों रुकेगी नहीं। ऐसे एक गाय है, जब वो घास चरने जाती है तो एक घास की पत्ती खा के नहीं रहती, वो अच्छा खासा जितना उसकी क्षमता होती है, किलो 2 किलो 8 किलो 5 किलो जो भी है वो खाई घास। तो इस वजह से घास की जो संख्या है उस पर भी एक कंट्रोल रहता है और उसकी एनर्जी का ट्रांसफर होकर के गायों की भी एक तरह से सपोर्ट रहता है, उनको एनर्जी मिलती है। तो चेंज इन एनर्जी अवेलेबिलिटी कैन लीड टू फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडेटर एंड प्रे। ठीक है, इस पे कंट्रोल रहता है, इसकी एनर्जी के फ्लो को हम देखते हैं कैसे प्रेडेटर से प्रे में कैसे जाती है एनर्जी का फ्लो। रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट साइकिल, बिल्कुल भाई, एनर्जी फ्लो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है न्यूट्रिएंट साइकिल से। हम खाते क्यों हैं, क्योंकि उसी में न्यूट्रिएंट मिलता है, उसमें पोषक तत्व मिलते हैं, ऐसे तत्व जिससे हम अपने रोजमर्रा काम कर सके, हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी वहाँ पर होती है। जैसे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं एक दूसरे को, मान लो कीड़ों खा लिया चिड़िया ने तो चिड़िया को न्यूट्रिएंट मिला, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर एंड रिसाइकिल विद इन द इकोसिस्टम सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो आप जब खाते हैं, जब चिड़िया खाती है तो बीट करती है, जो भोजन कर रही है उसको बीट करती है, जो बीट होते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो मिट्टी में घुल करके फिर से उसकी एनर्जी, उनकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सनलाइट कैप्चर द ट्री, ये मैंने पहले ही बता चुका है, प्रोड्यूसर करते हैं। फिर हार्बीवोरस जो होते हैं वो हिरन वगैरह उसको कंज्यूम करते हैं। फिर कार्निवोरस जो होते हैं जैसे वुल्फ्स वगैरह हैं, फॉक्स वगैरह है, उनको खा जाते हैं। और फिर डिकम्पोजर जो होते हैं आखिरी में वो डेड एनिमल को न्यूट्रिएंट डिकम्पोज कर देते हैं और सारा का सारा न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में चला जाता है। एक्वेटिक में भी ऐसे होता है कि ओशियन के अंदर इकोसिस्टम होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, वो सनलाइट से एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनाते हैं। फिर जो प्लैंक्टन जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं पॉलीप्लैंक्टन को। फिर लार्ज फिश जो होती हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होती हैं, वो जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करती हैं। फिर डिकम्पोजर होता है वो ओशियन फ्लोर पे होता है, ब्रेक डाउन कर देता है इनऑर्गेनिक मैटर्स को और न्यूट्रिएंट वैल्यू वापस से फाइटोप्लैंक्टन को पहुंच जाती है। तो एक पूरा चक्र पूरा यहाँ पर आप होता हुआ देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ये बात मैंने पहले आपसे की है कि EIA कंपैरेटिवली नया टर्म है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिस्कस इन डिटेल एंड मेंशन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट। कि ये किस तरह के असेसमेंट की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि हम कोई भी एक्शन करने वाले हैं, मान लो हमने कोई प्रोजेक्ट लिया, बांध बनाना चाह रहे हैं, सड़क बनाना चाह रहे हैं या कोई वाटर रिजर्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ के इकोसिस्टम पे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा। आपने अभी सुना होगा, कुछ साल पहले बात हुई थी जब मुंबई में एक मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा था और उस मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान जो मेट्रो की ट्रैक होता है उसको बनाने के लिए कुछ पेड़ों काटना था और इस बहुत विवाद हुआ था। हालांकि उस विवाद में राजनीति का रंग ज़्यादा था और कई बार क्या होता है राजनीति के अंदर भला करने की मंशा कम होती है और अपने स्वार्थ वाली बात ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक ऐसा मुद्दा था जहाँ सच में पेड़ों की डाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा था। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, इट प्रोसेस यूज टू इवेलुएट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो प्लान बनाया है, जो पॉलिसी आपने बनाई है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, इसको लागू करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। मतलब कई बार ऐसे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट को अपोज करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो हमारा कंसर्न ये दोनों की तरफ है भाई, जो फायदा पहुंचा रहे हैं वैसे और प्रोजेक्ट बनने चाहिए और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रोजेक्ट वैसे हमेशा डिस्करेज होने चाहिए, वो नहीं चलने चाहिए। सो द गोल ऑफ EIA इज टू इंश्योर दैट डिसीजन मेकर, स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक आर इन्फॉर्म अबाउट द एनवायरनमेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रपोज एक्शन। आपने जो काम करने वाले हो उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान, नफ़ा नुकसान होने वाला है, इसको आप प्रॉपर तरीके से सबको बताओ। कौन किसको जानना जरूरी है भाई, जो बना रहे हैं, डिसीजन मेकर हैं जो,
और जो जो उसमें सहभागी हैं, स्टेक होल्डर हैं, और जो पब्लिक है, उनको सबको ये स्पष्ट होना चाहिए, सबके पास ये ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए. सो दिस प्रोसेस हेल्प्स आइडेंटिफाई वे टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट एंड इनहेंस द पॉजिटिव वंस एंड प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेगेटिव इम्पैक्ट को इससे कम होगा ना, हम विचार कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे. आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ हमें दिखा कि इससे एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, तो आपने हमको इन्फॉर्म किया, तो हम उस पर आपको सलाह दे करके उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे. तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा. अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होते हैं बच्चों? जैसे इसमें पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट. भाई इम्पैक्ट मतलब जो होने वाला है प्रभाव, वो क्या होने वाला है. तो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, हम एसेस करते हैं कि एयर क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज पे क्या पड़ेगा, सॉइल पे क्या असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा. सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट, तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा. जब मान लो किसी जंगल के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, आपने जंगल में अगर सड़क बनाना चाह रहे हो, या वहाँ से कोई बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो, सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, तो वहाँ की कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा. अब उनकी अपने कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ कल्चरल हेरिटेज होते हैं, उनका क्या असर होगा. और इसकी वजह से हम जो एम्प्लॉयमेंट, अगर हमने कहा नहीं भाई हम उस फैक्ट्री से एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट उस कल्चरल हेरिटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन सब का एवेल्युएशन करेंगे. तो ये एक सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है. बिल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है. कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन एरियाज. तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने पेड़ काटें, उसके बदले जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन एरियाज के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, वो कितनी फ़ायदेमंद है. जैसे आपने कहा एक गाँव है, चारों तरफ पेड़ों से ढका हुआ है. हमने कहा हम पेड़ों काटेंगे, कुछ पेड़ों काट करके वहाँ सड़क बनाएंगे. इससे सड़क बनाने से क्या होगा, फिर वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ रोजगार जाने शुरू हो जाएंगे. तो ठीक है, कुछ पेड़ कट रहे हैं, लेकिन उन पेड़ कटने की वजह से बनने वाली सड़क से हमने अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी प्लस चीज़ें जोड़ी. तो ठीक है, हम कुर्बानी दे सकते हैं ऐसे पेड़ों की. तो जैसे अब से यहाँ पर होता है प्रिडिक्शन एंड इवेल्युएशन. हमने देखा कि अच्छा ये इम्पैक्ट है, तो फिर उसको प्रिडिक्शन करते हैं, इससे ये फ़र्क पड़ेगा. तो एसेस द मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट, ड्यूरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट. तो ये जो इम्पैक्ट होगा, इस कितने समय तक होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना प्रभावी होगा. फिर यूज़ साइंटिफिक डाटा, मॉडल एंड एक्सपर्ट जजमेंट टू प्रिडिक्ट इम्पैक्ट ऑन द वेरियस एनवायरमेंटल कंपैक्ट. डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल हैं, जिसकी सहायता से, एक्सपर्ट लोगों की सहायता से, साइंटिफिक डाटा, साइंटिफिक एनालिसिस की सहायता से हम ये इवेल्युएशन करते हैं. मिटिगेशन ऑफ द एनहेंसमेंट. प्रपोज मेजर टू अवॉइड, मिनिमाइज और कंपनसेट द एडवर्स इम्पैक्ट and enhance the positive impact on the environment and community well-being. मिटिगेशन एनहेंसमेंट में क्या होता है, अब हम प्रपोज करते हैं अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो भी बुरे इफेक्ट हो रहे हैं. मान लो प्रोजेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी वजह से जो भी कुछ हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, नुकसान को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो कैसे कंपनसेट कर सकते हैं. और पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कम्युनिटी की वेलबींग के लिए कैसे उठा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर इस असेसमेंट प्रोसेस में देखते हैं. पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि हम स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं. EI प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप के NGOs, डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट, डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को उसमें शामिल करते हैं, और फिर उनका फीडबैक देखते हैं, उनकी चिंताएँ देखते हैं, उनकी सलाहों को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि उनसे हम किस तरह से अपनी सुधार ला सकते हैं. डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग. प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद द कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म चॉइस. तो जब भी आप ये सब करने के बाद आखिर में एक ना एक फैसला लेना होगा, उस फैसले की सबको अवगत कराया जाता है, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के उपायों को बताया जाता है. फिर क्या होता है, इम्प्लीमेंट द मॉनिटरिंग प्रोग्राम टू ट्रैक द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. फिर हम एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई हम इन सारी चीज़ों को हमेशा देखते रहेंगे. तो कहीं ना कहीं तो विरोध तो होता है. विरोध में अब वही बात है ना, विरोध के पीछे कई बार कई तरह की मंशाएं होती हैं. कुछ लोग विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं जिनको लाइमलाइट में आना होता है, उनको राजनीति संभालनी, कुछ भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लालच होते हैं. तो हम फिर एक समय पे हमें रुकना होता है और हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को कि ठीक है मॉनिटर करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के जो सेगमेंट्स हैं, तो सबसे पहला एक सेगमेंट होता है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इफ़ द प्रपोज प्रोजेक्ट और एक्टिविटी रिक्वायर्ड फुल EIA बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया. कि क्या जो एनवायरनमेंट असेसमेंट की जो पूरा है, इसमें हमें क्या पूरे प्रोजेक्ट को इसके अंदर लाना है. जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में केवल एक हिस्सा ऐसा है जहाँ एनवायरनमेंट का रोल आ रहा है, बाकी जगहों पे एनवायरनमेंट का रोल नहीं है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होने वाला है, तो हम अपना असेसमेंट यही करते हैं. या हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें कि हो सकता है कुछ हिडन इसके अंदर हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो पहले स्क्रीनिंग करते हैं. फिर आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल एनवायरनमेंट सेंसिटिविटीज़ और रिस्क क्या है. फिर हम उस प्रोजेक्ट में उस हिस्से को देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क की बात हो रही है एनवायरनमेंट को. स्कोपिंग क्या है,
स्कोपिंग क्या है कि वी डिफाइन द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द एआई स्टडी, फिर आइडेंटिफाई की एनवायरमेंट फैक्टर एंड इम्पैक्ट दैट रिक्वायर डिटेल असेसमेंट। ठीक है, कहाँ इसका स्कोप हो सकता है, किस किस तरह से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है बेस लाइन स्टडी, हम डाटा कलेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो प्रोजेक्ट एरियाज हैं, फिर इस्टेब्लिश करते हैं एक बेस लाइन अगेंस्ट विद द प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कैन बी मेजर। भाई कैसे मेजर करेंगे, हम किस लेवल से इन चीज़ों को देखना शुरू करें, किसके साथ कंपेयर करेंगे। हो सकता है उससे पहले कोई प्रोजेक्ट रहा हो, उस प्रोजेक्ट में कुछ फैसले रहे हों, उन फैसलों को देख करके उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए कि नहीं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बेस लाइन स्टडी में करते हैं। फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट, फिर उसके बाद आखिर में मतलब आखिर क्या मिड में जाकर कहते हैं कि भाई हम प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो इवेल्युएशन होगा पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट में तो उसका कितना होगा। हम एक प्रपोजल वहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, फिर उस हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यूमुलेटिव एंड सिनर्जेटिक इफेक्ट्स हमारे वहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जो फिर मिटिगेशन ऑफ द मेजर होता है, ये पांचवा स्टेप है। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेड मेजर टू अवॉइड मिनिमाइज और ऑफसेट एडवर्स इम्पैक्ट। अब रिकमेंडेशंस आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, मॉडल्स वहाँ पर आते हैं। इनहेंस द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उनको हम इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर छठे में होता है पब्लिक कंसल्टेशन, इंगेज द स्टेक होल्डर इंक्लूड द लोकल कम्युनिटीज, एनजीओ एंड एक्सपर्ट्स। हम स्टेक होल्डर्स को उसमें इंगेज रखते हैं, लोकल कम्युनिटी को उसमें इंगेज करते हैं, एनजीओ एक्सपर्ट सबको इसमें इंक्लूड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी उनकी फीडबैक को देखने के लिए, उनके कंसर्न को समझने के लिए और जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस दौरान जो भी कंसर्न वहाँ पे रेस किए जाते हैं उनको समझने के लिए। सातवां सेकंड लास्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग। अब हमको फैसला लेना होता है। फिर हम क्या करते हैं कि EIA को इवेलुएट करते हैं, फाइंडिंग रिकमेंडेशंस वहाँ पर दर्ज करते हैं और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन वहाँ पर बनाते हैं कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल किन किन शर्तों के साथ प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, उसमें किन चीज़ों को रिजेक्ट किया गया है और जो रिजेक्ट किया गया है वो किन एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से हुआ है। आखिरी में मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, उसकी देखभाल, उसकी हमेशा जांच होती रहेगी टू वेरीफाई द प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन मेजर। क्योंकि हमने देखा है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें थी जो एनवायरनमेंट के लिए हो सकती थी और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने कुछ उपाय बताए हैं। अब जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हम ये देखते रहते हैं कि क्या उन उपायों को किया जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोगों ने उसमें हाँ कह दिया, हाँ सर आप जो भी प्रोजेक्ट जो भी कह रहे हैं हम मान लेंगे और एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तो कहा ठीक है हम पेड़ों काटेंगे नहीं, हम पेड़ों को उखाड़ के कहीं दूसरी जगह पर लगाएंगे और वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देंगे, ये सब आपने कहा। हम इन पेड़ों के लिए एक नई ज़मीन देंगे, आप हमें यहाँ सड़क बनाने की जगह दीजिए, हम एक बंजर ज़मीन में एक ऐसा सॉइल प्रोसेस करा करके उसको उपजाऊ बनाएंगे और इन पेड़ों को वहाँ लगवाएंगे। उस समय तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये सब मान लिया, कागज पे आ गया। लेकिन जब असल में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो क्या देख रहे हैं, वो पेड़ों को उखाड़ नहीं रहा है, वो पेड़ों को काट रहा है, जड़ से खत्म कर दे रहा है, वो अपने वादे से हट रहा है। तो ये भी हमें मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा। और फिर एडजस्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज नीडेड टू इंश्योर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोलॉजी। एक्सप्लेन करिए एलिमेंटल गोल क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें समझाना है इस हिसाब से कि इकोलॉजी के हिसाब से इकोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ डेवलपमेंट अप्रोच दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो खुद ब खुद अपने आप में सक्षम हो, अपने आप को रिकरेक्ट कर ले, अपने आप को बनाए रखे। तो एक ऐसी डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हम भविष्य में बहुत नुकसान किए बिना वर्तमान में ही अपनी आवश्यकताओं कैसे पूरा करें। मतलब ऐसा ना हो कि हम अपने आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज कर लें कि भविष्य के लोग खतरे पे आ जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज हमको मोटरसाइकिल चलानी है, आज हमको कार चलानी है हमको, और कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमने पेट्रोल को खूब सारा यूज किया। अब उस पेट्रोल को इतना यूज किया कि उससे इतना धुआं निकला कि एनवायरनमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, एयर क्वालिटी बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो जो अगली पीढ़ी है उसकी हेल्थ उस एयर क्वालिटी से ऑलरेडी बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है और 20-25-50 साल बाद वो हवा इतनी ज़्यादा और दूषित हो जाएगी कि उसमें और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें आज की डेट में कार चलाना हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हम भविष्य को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम सोलर सिस्टम का यूज करेंगे, हम किसी अल्टरनेट या हम बढ़ावा देंगे कम से कम कारों का इस्तेमाल करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी चलने वाली कारों का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा भी करेंगे और भविष्य को
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करने वाले हैं। अगर इकोलॉजिकल के टर्म में बात करें, इन इकोलॉजिकल टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू मेंटेन और इन्हेंस द हेल्थ एंड रेसिलेंस ऑफ इकोसिस्टम वाइल सपोर्टिंग ह्यूमन वेलबींग। तो अगर इकोसिस्टम के लिए हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हम चाहते हैं कि हम इकोसिस्टम की उसकी जो मजबूती है, उसकी जो हेल्थ है, उसको अच्छा रखें और साथ ही साथ ह्यूमन की वेलबींग का भी ध्यान रखें। एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती है। इस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बचाए रखें, उसको रिस्टोर करें, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखें और नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखें। दूसरा है मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन, वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी। हम क्या करें कि पोल्यूशन को मिनिमाइज करें, वेस्ट को मिनिमाइज करें और रिसोर्सेज एफिशिएंसी को बढ़ाएं। वी हैव टू मेंटेन द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, जैसे एयर वाटर प्यूरिफिकेशन, इसको सपोर्ट करें। आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, इनको हम सपोर्ट करें। सोशल इक्विटी की बात करें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, तो सोशल इक्विटी में हम ये कहेंगे कि हम इंश्योर करें कि डेवलपमेंट बेनिफिट आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पीपल इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल पॉपुलेशन। तो जो लोग वनरेबल हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो कि अभी पूरी तरह से स्ट्रीम लाइन में नहीं है, तो सक्षम नहीं है एक तरह से कह सकते हो, उनको भी हम इक्वलिटी दें। तो हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सोशल इंक्लूजन, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को। हमें इंगेज होना चाहिए कम्युनिटीज़ में, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंगेज करना चाहिए दैट अफेक्ट देयर लाइवलीहुड एंड द एनवायरमेंट्स। ठीक है। इकोनॉमिकल एफिशिएंसी की बात करें तो हमें प्रमोट करना चाहिए, वी हैव टू प्रमोट द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एनवायरमेंट इंटीग्रिटी। हम अमीर हों, हम तरक्की करें, हम पैसा कमाएं, लेकिन एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को बहुत नुकसान ना करें, क्योंकि वो हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य की पीढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। इंकरेज द सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। तो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन द ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन दैट सपोर्ट द एनवायरनमेंट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। तो डिफरेंट टाइप के ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करें, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ऐसे रिसर्चर्स को प्रमोट करें जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पे से, सोलर सिस्टम का हुआ, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, अल्टरनेट एनर्जी फ्यूल हुआ, इनके ऊपर काम करें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। और ये डेवलप टेक्नोलॉजी जब लाइमलाइट में आएंगी, स्ट्रीम लाइन जब सोसाइटी में आएंगी, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी हमारे इकोसिस्टम को। ओके, चलिए गोल्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं बच्चों? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं इसमें एक है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। प्रोटेक्टिंग द रिस्टोरिंग इकोसिस्टम स्पीसीज डाइवर्सिटी टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रेसिलेंस। हमें इकोसिस्टम की जो दृढ़ता है, इकोसिस्टम का संतुलन है, उसको बनाए रखना है, कंजर्व करना है। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन, mitigating the climate change impact through reducing the greenhouse gas emission and promoting renewable energy and adopting the climate impact। तो climate action में क्या होता है कि climate change की वजह से जो impact है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हम कमी लाएं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें ताकि हम क्लाइमेट को सपोर्ट कर सकें, क्लाइमेट की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रख सकें। उसके बाद एक और हमारा है कि सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, हम एफिशिएंटली मैनेज करें नेचुरल रिसोर्सेज को टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड विदाउट डिप्लीटिंग द डिग्रेडिंग देम। वही चीज़ जो मैंने पहले भी कहा है कि भविष्य की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हुए वर्तमान में हम उनका इस्तेमाल करें जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हमको मिले हैं। सोशल इंक्लूसिविटी में क्या होता है? इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ द बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पीपल स्पेशली द वनरेबल ग्रुप। सोशल इंक्लूसिविटी को भी हमें इसमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आखिरी आता है कि एनवायरमेंटल जस्टिस हमें प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोटिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड burdens across the societies and ensuring participation in the environmental decision making। ओके, सस्टेनेबल इनिशिएटिव कुछ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास है? बिल्कुल हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो इन्वेस्ट करें सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में ताकि रिड्यूस हो सके जो हमारा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर। तो ये एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। कंजर्वेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमने बहुत सारे इस्टेब्लिश किए हैं, एरिया हैं पूरे दुनिया भर में, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हमने बढ़ाई हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। आप शहर बनाएं ऐसा उसमें प्लानिंग करें कि कम से कम एयर में पोल्यूशन जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो और साथ ही साथ कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करें। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो लंदन में चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से फैक्ट्रीज बनी थी, तो वहाँ जो उसकी टेम्स नदी है बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम में आ गई थी, दूषित हो गई थी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी थी। तो फिर लंदन में बहुत बड़े लेवल पर इस तरह के मेजरमेंट लिए गए, वहाँ पर लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद किया गया, फैक्ट्री बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसका हुआ ये कि कुछ सालों बाद 10-20 सालों में धीरे धीरे वो टेम्स नदी बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गई, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस तरह के उपाय किए नहीं और निकले नहीं हैं। सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, वी हैव टू प्रमोट द एनवायरनमेंट एजुकेशन, पब्लिक इंगेजमेंट एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। एजुकेशन और अवेयरनेस हमको बढ़ाना है ताकि क्या हो, पब्लिक इंगेज हो, इसके अंदर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हो और एक सिटीजनशिप की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे अंदर आए, एक तरह का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट के लिए हमारे अंदर आए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसका एम क्या है, टू इंटीग्रेट द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल विद सोशल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस and ensuring the development in ecological viable, socially just and economical beneficial in the long term। कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ को आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ये भावुक होकर के लिखा गया पैराग्राफ है, बट आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो आप भी बहुत है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। What are the challenges and main obstacle in the path of sustainable development in India? Okay, now this is the context of India. Achieving the sustainable development in India faced several challenges and obstacles, stemming from a complex interplay of the social, economical, environmental and institutional factor. Here are some of the main challenges. भाई वहाँ भारत हमारा एक बहुत ही विविध देश है, तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं, चाहे जो विविधता है वो इसकी स्ट्रेंथ भी है, इसकी वीकनेस भी कभी कभी दिखती है। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। जैसे एक इसका चैलेंज तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और वो जनसंख्या गांवों से शहरों की तरफ आ रही है। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन जो है उसने एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया है नेचुरल रिसोर्सेज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सर्विसेज पर। तेजी से शहर गाँव सिकुड़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं। अर्बन स्पायरल लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द लैंड, वाटर, एनर्जी, ठीक है, एक्सटर्बरेटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई आप जब शहर बनाओगे, बिल्डिंगें बनाओगे तो आप खेतों ख़त्म करोगे, आप मैदानों ख़त्म करोगे, आप जंगलों को काटोगे। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वलिटी हिंडर इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। गरीबी और असमानता जो है, जो सामाजिक लेवल पे भी है, इकोनॉमिकल लेवल पे भी है, सोशल लेवल पे जो है ये, तो इसकी वाइड स्प्रेड है, बड़ी मात्रा में है, जिसकी वजह से भी रिसोर्सेज के एक्सेस सबके पास नहीं है। कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर डाल रहे हैं और कुछ लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सोशो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज जो होती हैं, जो असमानताएं हैं, इट कंट्रीब्यूट टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्योंकि उन तक योजनाओं का एसेंस पहुंचता ही नहीं, योजनाएं चलती हैं और वो योजनाओं को ऊपर के लोग ही मलाई उसे खा जाते हैं, जिनके लिए बनाई गई योजनाएं उन तक वो पहुंचती भी नहीं, पहुंचती भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि वो उनके लिए किसी काम की नहीं होती। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटना जो होता है, लैंड का डिग्रेडेशन जो है, एयर वाटर में जो पॉल्यूशन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये कुछ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो इंडिया में हैं और जिसके लिए सोशियो इकोनॉमिकल प्रोसेस, इनइक्वलिटी, पॉवर्टी और जाहिर सी बात है जो डिग्रेडेशन है एनवायरनमेंट का, वो सब इसमें सब कुछ सबका एक रोल रहता है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, खेती में हम साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन और वेस्ट जनरेशन है, फर्दर एक तरह से स्ट्रेन डालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। इसका एक एग्जांपल देखो, आपने जब जाड़ों के दिनों में सुना होगा कि जो पराली होती है, जो वेस्ट होता है फसल कटने के बाद, उसको कई तरीक़ों से यूज किया जा सकता है। साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिसको यूज करने के, लेकिन फिर भी उसको जला करके एयर पोल्यूशन होता है जो कि दिल्ली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस तरह से चीज़ें, ये हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात है कि हमने नहीं सीखी हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट होता है। इंडिया इज़ अ वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट सच एज द एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सी लेवल राइज एंड चेंजिंग द पार्टिसिपेंट पैटर्न। एक तो भारत की स्थिति ऐसी जगह पे है जहाँ जलवायु की विविधता बहुत है, तो उसको भी एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चैलेंज देता है। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अफेक्ट द एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करती है, वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलेंस को भी प्रभावित करती है। अलग अलग तरह के सिस्मिक जोन बने हुए हैं और बहुत सारे इस तरह के एडॉप्शन चैलेंजेस हमारे सामने रखती है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए एक प्रॉब्लम होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ क्रिटिकल एमिड ग्रोइंग डिमांड एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें पानी खेती के लिए चाहिए, हमें पानी पीने के लिए चाहिए। इवन इंडस्ट्रीज
के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भी रिसोर्स को कैसे हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए। एनर्जी सिक्योरिटी रिमेन्स अ चैलेंज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ द फजाइल फ्यूल विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एयर क्वालिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सस्टेनेबल गैस एक्सेस। तो अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो कैसे एनर्जी सिक्योरिटी बात करेंगे, जहाँ आज भी हम फजाइल फ्यूल पर बहुत डिपेंडेंट हैं और उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी हो रहा है। उसके बाद छठा हमारे पास पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बाई बैलेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज क्रूशियल। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करें। तो इसलिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जैसे डैम होता है, हाईवेज होते हैं, अर्बन एक्सपेंशन होता है, ये सब क्या करते हैं, इकोसिस्टम और हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करते हैं। भाई आपको बड़े बड़े बांध बनाने हैं, उसको बिजली के लिए बनाने हैं, हाइड्रो पावर के लिए बनाने हैं, इरिगेशन के लिए बनाने हैं, नहरें बनानी हैं, आपको हाईवेज बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं 60 फीट 100 फीट 120 फीट की। तो इनकी भी ज़रूरत है ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा तो रोजगार के अवसर बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा तो नए नए इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो हेल्थ की सेवाएं वहाँ पे बढ़ेंगी। तो इसके लिए भी तो हमें इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इश्यूज, ये बहुत बड़ा इशू है। अब होता क्या है, इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ द एनवायरमेंट रेगुलेशन एंड वीक गवर्नेंस कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। जब इच्छा शक्ति सरकार की कमज़ोर हो जाती है, वो भी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, तो फिर क्या होता है कि पॉलिसीज़ बनती हैं, कागज़ पे चीज़ें हर चीज़ समझ में आती है, असेसमेंट रिपोर्ट सब में सब सही लगता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस के में आता है तो प्रैक्टिस में हर चीज़ बेकार हो चुकी होती है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेट अमंग द गवर्नमेंट एजेंसीज हिंडर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। होता क्या है कि हम देखते हैं, ये आप सबने देखा होगा कि मान लीजिए केंद्र में एक तरह की सरकार है, राज्य में दूसरी तरह की सरकार है, दो पार्टियां अलग अलग तरह की विरोधी पार्टियां सरकार चला रही। अब होता क्या है, केंद्र या तो वो भी एक बदले कार्यवाही के तौर पर उस तरह की पॉलिसीज राज्यों को नहीं देता है, ठीक है, या कई बार क्या होता है केंद्र उस तरह की पॉलिसी देता है, राज्य उसको बदलने की वजह से उसको नहीं इंप्लीमेंट करते हैं कि कोई क्रेडिट ना मिल जाए। तो इस आपसी कलह की वजह से भी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स खटाई पड़ जाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाते हैं जो नुकसान करने वाले होते हैं, फिर वहाँ पे सब लोग खाना अपने लिए अपनी जेबों को भरने में लग जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, तो गवर्नमेंट अगर इस तरह से करना शुरू कर देगी तो वहाँ पर पब्लिक आकर के उस चीज़ को रोक सकती है। पब्लिक अवेयरनेस में से है लिमिटेड अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटीज इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत लिमिटेड कम्युनिटीज़ इन सब मामलों में अपना डिसीजन रख रही हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा लगता है, या उनकी अवेयरनेस नहीं है। तो स्ट्रेंथिंग द पब्लिक इंगेजमेंट इन एजुकेशन और एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इज एसेंशियल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर के भी, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर के ये पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आने वाले भविष्य में आप एक ऐसे पढ़ी लिखी लोगों की पीढ़ी तैयार कर रहे हो जिसने एनवायरनमेंट को पढ़ा है, जिसने एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को समझा है, जाना है, और वो इस बात से अश्योर है कि हाँ हमारे हालात सुधरने चाहिए। और नवा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है कि प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाइल मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड एनहांसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंसीज, डेलिकेट बैलेंस, encouraging the green technologies and sustainable business practices and crucial for the long term economic and environmental sustainability। तो गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति यहाँ पे बढ़नी चाहिए और उसको ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिनसे ग्रीन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ोतरी हो। तो अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट अप्रोच चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब कई लोगों का उसके अंदर इंक्लूजन होना चाहिए। प्रायोरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा, तो अगर हम फॉस्टर करना चाहते हैं, इनोवेशन को भी करना चाहिए, हमें गवर्नेंस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें सोशल इंक्लूसिविटी को बढ़ाना चाहिए, हर तबके के लोगों को उसमें रखना चाहिए, एंड इनहेंस द एनवायरमेंटल स्टुवर्डशिप, कोलैबोरेशन अमंग द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटीज इज द की टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया एंड इंश्योरिंग द प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल। नाउ दिस इज फ्रॉम माई साइड, दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 1। आप यूनिट नंबर 1 का यहाँ पर समाप्ति हो रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इसमें से बहुत सारा टॉपिक होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, और अगली लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।